चलिए, now we'll discuss what chemical equilibrium. So first of all, we'll simply write a definition of this thing. So we'll write a reaction in which, you write down, a reaction in which not only reactants react to form products under certain conditions, but also products react to form reactants under the same condition is called a reversible reaction. ठीक है, देख लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं. पहले ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं एंड उन रिएक्टेंट्स का क्या हो रहा है, वो रिएक्टेंट जाकर कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी टाइम पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स भी आपस में कंबाइन होकर वापस क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं. सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन. इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यू कैन से कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो रहे हैं. एक हो रहा है फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और दूसरा होता है रिवर्स प्रोसेस या बैकवर्ड प्रोसेस. रिवर्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बना रहे हैं. ठीक है, लेकिन दोनों ही प्रोसेसेस की खास बात क्या है, बोथ प्रोसेसेस ऑकर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अंडर सिमिलर कंडीशंस मतलब ये कि आपने जो कंडीशंस रिएक्शन में सेट की है, जो भी टेम्परेचर रखा है, जो भी प्रेशर रखा है, जो भी व्हाटएवर जो भी कंडीशन है, ठीक है, यू डोंट नीड टू चेंज दोज कंडीशंस. ठीक है, अंडर दोज कंडीशंस रिएक्टेंट्स विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स वापस से बन जाएंगे रिएक्टेंट्स. ठीक है, मतलब देयर इज नो स्पेशल प्रोसीजर फॉर द रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, फॉर द रिवर्स प्रोसेस सिमिलर जिस तरह से फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है, ऑटोमेटिकली बैकवर्ड प्रोसेस भी हो जाएगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन ओके which proceeds in forward as well as backward direction, is called as reverse reaction. ठीक है बेटा, is called as reverse reaction. अच्छा, तो देख लीजिए, ये P रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट्स को, R रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट्स को. सपोज R रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट्स को और P रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट्स को. What will happen? Reactants will get converted into products, whereas products will also get converted into reactants. ठीक है, इस तरह से. अच्छा, इस तरह से भी रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. Okay, what does these three symbols mean? It means कि rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, right? इसका मतलब होता है rate of forward reaction is equal to rate of, means this represents what? Equilibrium. This represents equilibrium. Okay. In this, what does this represents? It represents rate of the forward reaction is greater than rate of the backward reaction. आगे रिएक्टेंट ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स उतनी जल्दी या उतनी ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में. सो दिस डजंट रिप्रेजेंट एन इक्विलिब्रियम, राइट? इसमें क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? सो वी कैन सिंपली से दिस डजंट रिप्रेजेंट एन, राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन से कि एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन नीड नॉट टू अचीव इक्विलिब्रियम. ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आए, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, देखिए अगर इस तरह से समझा जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन इज सिंपली कि आपको प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट मिलना चाहिए, राइट? सेम टू प्रोसेसेस.
लेकिन हो सकता है कि दोनों प्रोसेसेस की जो स्पीड है, रेट है, बराबर हो, या हो सकता है दोनों प्रोसेसेस की रेट या स्पीड बराबर ना हो, राइट, इट डजंट मैटर्स, ठीक है। हाँ, इफ दे हैव सेम रेट, देन वी से द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. If they don't have same rate, we can't say that these are equilibrium. Okay, let me write some examples of this. We can write it like this way. Say we have iron, Fe, and it is reacting with water. Okay, so when it reacts with water, so there occurs what? Fe3O4, Fe3O4, and वहां पे बन जाता है further में this hydrogen gas, right? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ये खास बात आपको याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम तो आ रहा है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, इट्स अ केमिकल चेंज। ना देखिए, आप एक बड़ी डिफरेंस याद रख सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज इज सिंपली कोई ऐसी चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बस एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है और कुछ नहीं, है ना, ठीक। लेकिन केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है, नए बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, राइट। सो इस तरह से होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस और वाटर बन जाता है, इट्स अ फिजिकल चेंज। व्हाई? क्योंकि आप आइस से वापस वाटर बना सकते हो, कोई मसला नहीं है ना। इस तरह से आप क्या करोगे, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करोगे, वेपर्स को वापस वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, देयर इज नो सच इश्यू। सो इट्स अ फिजिकल चेंज, राइट। लेकिन व्हाट विल हैपन, अगर जो दूध होता है ना, अगर आप उसमें ये कर्ड बनाओगे उसका, व्हाट विल हैपन, इज दैट रिवर्सिबल? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नाउ from this product you can't get back your original one, so it's a chemical change. Burning of paper is a chemical change because once it is burnt, okay, there is some ash produced, there is some sort of a new product produced, तो वो वापस नहीं बना सकते हैं, that's a chemical change. So कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो, कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो बेटा, केमिकल चेंज हो, और केमिकल चेंज के साथ साथ इक्विलिब्रियम भी आए, तो उसी इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, यू मे कोट सम अदर एग्जांपल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, वहां पे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली देयर आर अदर, बट लेट मी राइट सम फेमस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, बहुत ही फेमस है जिनके साथ हम वर्क करेंगे इन कमिंग टाइम बहुत ज्यादा। तो पहला जो है इट्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. It decomposes to produce calcium oxide and some sort of a carbon dioxide. Similarly, we have PCl5 decomposed to get PCl3 and Cl2. Similarly, we have NH2 plus H2. Okay, we balance them. It is NH3, right? आप इनको balance कर दीजिएगा if there is some quotient left. Similarly, N2O4 giving out to be twice NO2. This is an equilibrium reaction. Similarly, CH3COOH acetic acid reacts with alcohol और that produced what, यहाँ पे ये produce हो जाता है CH3COOC2H5 plus water. Okay, this is the famous esterification. Esterification reaction ये है, आपने previous class में पढ़ी होगी esterification reaction. Some sort of a carboxylic acid reacting with alcohol, वहाँ पे ether बन जाता है, तो that is simply a esterification reaction. Okay, anyways, here it is hydrogen, okay, it's hydrogen and iodine react together to form twice hydrogen iodide. So these are some sort of a famous equilibrium reactions, chemical equilibrium reactions. These are reversible reactions. In fact, obvious, they are reversible reactions, right? Okay. Now there comes a point, irreversible reactions. Now what are irreversible reactions? Those reactions which cannot be reversed. Single direction में reaction हो रही है, ठीक है, उसको आप reverse direction में नहीं कर सकते. So that is called as a irreversible reaction.
ओके, एंड दोज रिएक्शंस उनका कोई इक्विलिब्रियम उनमें नहीं अचीव किया जा सकता। ऐसी रिएक्शंस में जो इरिवर्सिबल नहीं है, जिनमें खाली एक ही प्रोसेस होता है, उनमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो दे बिकम लेस सिग्निफिकेंट फॉर अस, हमें उनकी जरूरत नहीं है, कोई हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट दोज प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्व इक्विलिब्रियम। सो केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस इन्वॉल्व इक्विलिब्रियम, ओके, वी आर डूइंग इट, राइट। अच्छा, देयर इज अ सिंपल टर्म थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, which we call as a quasi-static process. Okay, quasi-static process. What does that mean? A process which occurs, एक ऐसा process जो होता है in simple short steps, step wise हम उसको करते हैं, मतलब एक ऐसा process जिसमें multiple steps involve होते हैं, बहुत सारे steps involve होते हैं, ठीक है, लेकिन every step is reversible in character. हर कोई step जो होता है ना reversible होता है, समझ आ रही है बात? मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लोली होता है, कॉजी मीन्स इट ऑकर्स वेरी स्लोली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑकर्स इन स्मॉल स्टेप्स, सेकंड इट ऑकर्स वेरी स्लोली, थर्ड एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, हर कोई स्टेप जो होता है दैट इज रिवर्सिबल। सच प्रोसेस इज अ कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो होता है कॉजी स्टैटिक प्रोसेस होता है। ओके, लेट मी से if a process is happening in 1000 small steps, okay, if a process is happening in 1000 steps, right, and हर कोई स्टेप जो स्लो है, हर किसी स्टेप को रिवर्स किया जा सकता है। what does that mean? that means कि हर किसी स्टेप को रिवर्स किया जा सकता है, it means at every step equilibrium is achieved, है ना। आप एक स्टेप करोगे तो इक्विलिब्रियम आएगा और तभी तो रिवर्स कर पाओगे ना, दूसरा स्टेप करोगे इक्विलिब्रियम आएगा तभी तो रिवर्स करोगे ना। सो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में सिस्टम क्या होता है, मेनी टाइम्स इक्विलिब्रियम में चला जाता है, ठीक है। असल में ये होता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो ना, तो इट पासेस थ्रू मेनी स्मॉल इक्विलिब्रियम स्टेजेस टिल अ ग्रेट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, राइट। इट पासेस थ्रू मेनी स्मॉल स्टेज्ड इक्विलिब्रियम्स till a great equilibrium is achieved, or which is observable, at which some property becomes constant, right? So what do we call that as equilibrium stage, है ना। देखिए मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन होगी और चलिए आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, से 10⁻⁶ माइक्रोसेकंड्स, 10⁻⁶ सेकंड्स, तो उस टाइम तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो सिस्टम की कांस्टेंट हो ही जाएगी ना। उस स्मॉल टाइम के लिए हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग इट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, राइट। एनीवेज दैट इज एक्चुअली व्हाट वी डू इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। वो जो है ना, वो सारी चीजें हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं, माइक्रोस्टैटिकली सिस्टम को ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मैक्रोस्टैटिकली सिस्टम को ट्रीट करना है, मतलब हम बड़े पैमाने पे इक्विलिब्रियम को देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं उनमें नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉजी स्टैटिक यहाँ पे लाने का मतलब ये था कि यू शुड नो कि कॉजी स्टैटिक प्रोसेस में एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, सो ईच टाइम इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, एक नया इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, राइट। अच्छा, सिमिलरली जिस तरह से किसी भी इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज होती हैं, इस इक्विलिब्रियम की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले ओके, टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, दैट इज ऑब्वियस। हर किसी इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, जो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन है, दैट बिकम्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम स्टेज के आते ही, वो कांस्टेंट हो जाती है। दूसरा, इट इज डायनामिक इन कैरेक्टर। व्हाट डज डायनामिक मीन्स? इट मीन्स रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, प्रोसेस रुका हुआ, एक के बदले दो हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोनों की रेट बराबर है, राइट। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको आप तभी अचीव कर सकते हो इफ यू डू दीज रिएक्शंस इन क्लोज्ड वेसल्स इन केस ऑफ गैसेस। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आप गैसेस रिएक्शंस कर रहे हो लेकिन क्लोज्ड वेसल में नहीं कर रहे हो, तो जो गैस बनेगा वो तो बाहर चला जाएगा ना, एस्केप कर जाएगा, और गैस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी अचीव्ड इन सच ए केस, राइट। सो in case of reactions involving gaseous products, you need to do the reaction in closed
वेसल्स, राइट, क्लोज्ड वेसल्स में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की खास बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, इफ यू स्टार्ट, अगर आप रिएक्शन करोगे स्टार्ट रिएक्टेंट्स को कंसिडर करके, मान लीजिए आपने आयरन और वाटर लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना और आप इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्या करेगा, अगर कोई ये आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन लेगा, कहेगा मैं इन्हीं दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा, तो उसे प्रोडक्ट्स तो ये मिलेंगे ना। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। अच्छा, इफ यू विल इनवर्स द रिएक्शन, अगर कोई ऐसे स्टार्ट करेगा, वो कहेगा मैं आयरन ऑक्साइड लेके आऊंगा Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स वाटर हाइड्रोजन, तो आयरन और वाटर मिल जाएगा उसे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, ठीक है। समझ आई बात, वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको 10 मिनट लगेंगे फिर 5 मिनट लगेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस हिसाब से, जिस कंडीशंस में, जिस पॉइंट पे आप पहले इक्विलिब्रियम में आओगे फॉरवर्ड प्रोसेस में, उसी टाइम पे आप बैकवर्ड रिएक्शन में भी आ जाओगे। मीन्स दैट कि वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस, यू कैन अचीव द इक्विलिब्रियम। इट मीन्स दैट कि इक्विलिब्रियम स्टेज जो है इट इज मल्टी डायरेक्शनल, वी कैन से इट इज डाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, राइट। फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, राइट, ठीक है। एंड दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप कैटलिस्ट ऐड करोगे, ओके, व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड कैटलिस्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोसेस नहीं है, दो है, तो किस वाले प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड वाली की बैकवर्ड वाली की, दोनों की, राइट। ये खास बात है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, लेकिन दोनों प्रोसेसेस को, फॉरवर्ड प्रोसेस को भी वो इंक्रीज करेगा रेट और बैकवर्ड प्रोसेस को भी इंक्रीज करेगा रेट, और उस हिसाब से क्या होगा, हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ, मतलब क्या कहोगे, मतलब आप ये कहोगे कि सर एडिंग ऑफ कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेज, राइट। इक्विलिब्रियम स्टेज पर कोई असर नहीं पड़ता है अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो, इट डजंट मैटर, राइट। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जब ऐड करते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही सपोर्ट करता है जितना कि वो बैकवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट करता है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखनी है, रिएक्शन पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन सेम ही रहेगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो चेंज हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम वाला स्टेज डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। सो विल डू दीज थिंग्स इन अपकमिंग लेक्चर्स की किस तरह से हम कैटलिस्ट वगैरह का इफेक्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट गुलबर्ग और वेज, उन्होंने कुछ लॉ प्रपोज किया था इक्विलिब्रियम के लिए, which is the most fundamental and is called as law of mass action, right? We'll discuss it in next lecture inshallah.